नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हमारे मेहमान राहुल महाजन जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी। बहुत स्वागत सर आप सभी को। बजट का दिन है आज। पिनाज ने जैसे ही कहानी कुर्सी की अनाउंस किया और उन्होंने कहा कि हम बजट का विश्लेषण करेंगे, विजय जी हंसने लग गए। आज इस बजट का विश्लेषण करना बड़ा मुश्किल काम है। वो इसीलिए अभी ये बजट का कोई हम क्रिटिसिज्म या वो नहीं कर रहे हैं, वो तो अभी हम बारीकियों में जाएंगे, कोशिश करेंगे कि सरल भाषा में आपको बजट क्या था यह बताएं। लेकिन इस बजट में कोई बहुत बड़ी हेडलाइन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ आपको बताने के लिए 2, 5, 7 बड़े बड़े पॉइंट्स हों कि भाई आज इस सेक्टर में कमाल कर दिया या इस सेक्टर में कोई बहुत विशेष इनिशिएटिव ले लिया गया या टैक्स स्ट्रक्चर में बहुत कोई बदलाव कर दिया गया। ऐसा इस बजट में फिलहाल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। एक कंटिन्यूटी वाला बजट ज्यादा दिखाई दे रहा है। जो कोर फोकस एरियाज इस सरकार के हैं उन्हीं पर ज्यादा पुश देने की कोशिश की गई है। जैसे मोटा मोटा अगर आप रोजगार की बात करें तो टेक्सटाइल के लिए बहुत कुछ जिसमें अनाउंसमेंट्स की गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत कुछ किया गया है जहां से बहुत ज्यादा रोजगार सृजन होता है। इस तरीके से अगर आप देखें तो अदरवाइज जो पार्ट बी कहा जा रहा था, जो वित्त मंत्री उस पर आज काफी बोली भी कि जो टैक्स से रिलेटेड है उसमें क्या क्या वो करेंगी। तो कस्टम्स पर उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, क्योंकि हमारे जितने देशों के साथ ये ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं तो उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत थी। उसके लिए सरकार क्या करने जा रही है, जैसे कंटेनर्स जो होते हैं, वो बड़े बड़े कंटेनर्स जो जहाजों में शिप्स पर रख करके मूव किए जाते हैं जिसमें गुड्स, वो बनाने के लिए क्या इनिशिएटिव लिया गया है। तो इस तरीके की छोटी छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो है बारीकियां इस बजट में हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं पहले फिलहाल 10 बड़े पॉइंट्स जो इस बजट में हमको दिखाई दिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार अपना बजट पेश किया है। 85 मिनट का उनका बजट भाषण था, लंबा भाषण था। इनकम टैक्स स्लैब पर सबकी नजर थी, लेकिन सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं किया। मतलब पिछले साल के बजट के बाद जो 12 लाख तक की आमदनी पर टैक्स 0 हो गया था, वो टैक्स फ्री थी, उतना ही है। तो एक चीज जो है वो समझ में आ रही है कि मोदी सरकार का फोकस जो है वो इस बार टियर 2, टियर 3 शहरों पर ज्यादा है। इन शहरों 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों पर इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुख्य तौर पर फोकस होगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सरकार अपना खर्चा करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वो इस बार रिकॉर्ड 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो पिछली बार 11.2 लाख करोड़ रुपए था। मतलब सीधा 1 लाख करोड़ रुपए का इसमें इजाफा कर दिया गया है। और छोटे शहरों के विकास पर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर विशेष फोकस इसमें दिया जाएगा। रेलवेज की बात करें तो रेलवेज को नई रफ्तार देने की तैयारी की जा रही है। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स इस बजट में अनाउंस किए गए हैं। इसमें दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी, पुणे हैदराबाद में भी रेल कॉरिडोर बनाने की तैयारी की गई है। मैं आपको टेक्सटाइल की जो बात बता रहा था, टेक्सटाइल सेक्टर बहुत रोजगार परक सेक्टर है। इसमें ग्रोथ के लिए बहुत कुछ ऐलान हुए हैं। रेशम, ऊन, जूट के लिए नेशनल फाइबर स्कीम लॉन्च की गई है। कपड़े और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए भी नई स्कीम सरकार लेकर के आई है। एक और पिछले 2-1 साल में जो सरकार ने बहुत तेजी से जिस पर काम किया है वो है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स ही दुनिया का भी और भारत का भी फ्यूचर है। तो सरकार ने देश की सेमीकंडक्टर क्षमता का विस्तार करने का प्लान बनाया। इसके लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 इसको लॉन्च किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए सरकार ने पिटारा खोल दिया। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए बजट में 40,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। अगर सरकार को यह मालूम है कि आम आदमी जिसके घर में कोई बीमार हो जाता है तो दवा के खर्च से वो बहुत परेशान रहता है, इसलिए सरकार ने कुछ बेहद गंभीर बीमारियों, कैंसर समेत ऐसी कई बीमारियों में 7 गंभीर बीमारियों की दवाओं को सस्ता करने का फैसला किया है। एमएसएमई सेक्टर जो देश में मैन्युफैक्चरिंग कह लीजिए या रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, उसको ग्लोबल चैंपियन बनाने के लिए सरकार ने एक सेल्फ रिलायंस फंड खोला है जिसमें 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये कुछ प्रमुख बातें जो इसमें हमको दिखाई दी। क्या सस्ता क्या महंगा वो आपको आपकी स्क्रीन पर लगातार दिखता चला जाएगा। लेकिन इसको बाजार ने, शेयर मार्केट ने इस बजट को जो है बहुत अच्छे से रिसीव नहीं किया है। अभी जब मैं देख रहा हूं तो इस वक्त जो सेंसेक्स है वो मैं आपको बताऊं अभी भी 982 पॉइंट नीचे चल रहा है। हालांकि जब बजट स्पीच प्रधानमंत्री वित्त मंत्री की खत्म हुई थी तो वो एक वक्त 1500 पॉइंट नीचे चला गया था। तो रिकवरी हुई है, कुछ 501 पॉइंट की रिकवरी हो गई है। लेकिन अभी भी सेंसेक्स जो है, मार्केट ने सेंटिमेंट नेगेटिव दिखाया है इस बजट को लेकर। शायद वो कुछ और बड़े बिग टिकट अनाउंसमेंट्स की उम्मीद कर रहा था जो इस बजट में नहीं था। इसकी एक और वजह यह भी मानी जा रही है कि पिछले 1 साल में सरकार ने बहुत सारे ऐसे रिलीफ मेजर्स लिए थे, जैसे टैक्स में 12 लाख तक आमदनी पर छूट, फिर जीएसटी की टैक्स दरों में बदलाव किया गया, एंजल टैक्स खत्म कर दिया गया था पहले जो कि स्टार्टअप्स पर लगता था। तो चूंकि उस किस्म के मेजर्स लिए जा चुके थे तो इस बार सरकार ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। तो
कैसे देखें इस बजट को विजय जी? आप मतलब कुछ और बड़ी हेडलाइन अगर मैंने मिस कर दी हो तो? मुझे लगता है कि जो बड़ा फोकस सरकार का रहा है वो एमएसएमई का रहा है। एमएसएमई पर काम कर रहे हैं और वो एक बेहतर कदम हो सकता है एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी, प्रोडक्शन के हिसाब से भी और देश में मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के हिसाब से भी। आप समझ रहे हो, यदि मैन्युफैक्चरिंग का हम लोग शेयर देखें तो 30% से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है हमारे जीडीपी में, 35% के करीबन है एम्प्लॉयमेंट में और 30% से ज़्यादा है प्रोडक्शन में। तो यदि एमएसएमई पर काम होगा तो बड़ा काम हो सकता है और उससे हम लोग बहुत सारी चीज़ों पर मदद मिल सकती है देश को मजबूत बनाने में। टेक्सटाइल पर क्या है तो वो टैरिफ का भी एक असर है और दूसरा वो भी एक ऐसा है जो तो सरकार का बहुत जोर है। हाँ, वही कह रहा हूँ, तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है और दूसरा टैरिफ को लेकर भी है। जो अभी आपका ये ईयू के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, यूरोपियन यूनियन में ट्रेड हमारा जो टेक्सटाइल से जाता है, एक्सपोर्ट जाता है, वो करीब $7 बिलियन का है। और अभी मैं कॉमर्स मिनिस्टर की बात सुना था, उन्होंने कहा इसको हमको 30-40 बिलियन तक करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ कुछ कदम उठाने पड़ेंगे शायद, इसलिए उस सेक्टर पर बहुत जोर है। और टायर 2 और टियर 3 वाले जो शहर हैं उन पर काम कर रही है, तो थोड़ा सा एक मजबूत काम हो सकता है। कितना होगा 2047 के विकसित भारत की बात बार बार वित्त मंत्री जी करती रही हैं, लेकिन 2027 में क्या करेंगे ये उस पर ज्यादा जोर नहीं है। देखिए 7 सेक्टर्स में जिसको सरकार स्ट्रेटेजिक एंड फ्रंटियर सेक्टर्स कह रही है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए की फोकस दिया गया है। मैं बता दूं आपको ये कौन से सेक्टर्स हैं। ये हैं बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का एक इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर मिशन मैंने आपको बताया, दूसरा वो है। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, जिसमें 40,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, तीसरा यहां पर है। ये सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं जिसमें सरकार जोर दे रही है। इसके अलावा मिनरल रिच स्टेट्स जो हैं, ओडिशा, केरला, आंध्रा, तमिलनाडु, यहां पर डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, जिससे माइनिंग को, प्रोसेसिंग को और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा केमिकल प्रोडक्शन पर भी जोर दिया गया है, 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क बनेंगे। इसके अलावा जो है सरकार ने लेबर इंटेंसिव टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 5 पार्ट का एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वो लॉन्च किया है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना जो है वो भी इसके तहत काम करेगी, जो खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के लिए होगी। जो हमारे लेगेसी सेक्टर्स हैं, 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को, इनकी कॉम्पिटिटिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ाई जाएगी। एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एसएमई ग्रोथ फंड वो लॉन्च किया गया है। और सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड जो 2021 में लॉन्च किया गया था, उसको 2,000 करोड़ रुपए और दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया पब्लिक केपेक्स है, मतलब कैपिटल फंडिंग, वो 12.2 लाख करोड़ जो है वहां पहुंचा दिया गया है उसको। और इसके अलावा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाने की बात की गई है। 20 नए नेशनल वाटरवेज बनाए जाएंगे और कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम ये भी लागू की गई है। तो ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार, इन दोनों सेक्टर से जुड़ी हुई स्कीम्स थी। राहुल जी देखिए, बड़ा मैं जिस तरह से इस बजट को देखता हूँ, बहुत सारी नई चीज़ें हैं। और अगर देखा जाए तो अगर इसको कंपैरिजन किया जाए, अभी चाइना जो है वो क्यों विश्व में इतनी बड़ी ताकत माना जाता है? उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, वो माना जाता है कि विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब है। अगर भारत को उस या चाइना से आगे पहुंचना है या पहली अर्थव्यवस्था बनना है, तो मैन्युफैक्चरिंग इज द की। और जिसमें अगर आप देखें, जितने आपने अनाउंस किए, चाहे वो बायोफार्मा का सेक्टर है या फिर रेयर अर्थ का सेक्टर है या फिर आईटी का सेक्टर है या कंपोनेंट्स बनाने का सेक्टर है, एआई का सेक्टर है, 50,000 करोड़ एआई में दिया गया। तो नए जो सेक्टर्स उभर रहे हैं उसमें जोर लगाया गया है। टेक्सटाइल की आपने बात की, तो उसका एक और कारण बताता हूं। टेक्सटाइल जो है भारत से, क्योंकि जैसे बताया गया कि बहुत एक्सपोर्ट होता है, साथ ही जो आपका पड़ोसी है पाकिस्तान, वो $8 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है टेक्सटाइल का। तो उसको अगर ज्यादा ही करता है सर उससे। हाँ, 8 बिलियन का यूरोप में करता है। तो अगर आपको वो मार्केट कैप्चर करनी है तो आपको टेक्सटाइल में जोर लगाना पड़ेगा। तो देखिए, स्ट्रेटेजिकली अगर आप इस चीजों को देखेंगे तो बहुत अच्छा किया। मैं छोटी छोटी आपको बात बताता हूं जो लोगों को जो अफेक्ट करती है। मैंने अपने बच्चे को विदेश में पढ़ाना है, मैं उसके लिए पैसा बाहर भेजता हूं, उस पर टैक्स कम किया गया। अभी आपने कहा कि मार्केट गिर गई है। फ्यूचर ट्रेडिंग में आज तक लोग रो रहे हैं कि स्मॉल इन्वेस्टर का पूरा पैसा डूब जाता है, लोग बैंकरप्ट हो गए हैं उसके कारण। तो अगर उसमें टैक्स बढ़ाया गया तो उस फ्यूचर ट्रेडिंग को कहीं ना कहीं डिसइंसेंटिव, मतलब उस पर किया कि रोक लगी थोड़ा सा। तो सरकार की जो मंशा है वो साफ दिखाई देती है। सरकार बहुत अच्छे से अपने देश को बनाने की कोशिश कर रही है।
दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि जैसे मेडिकल हब्स बनाने की कोशिश की गई है कि मेडिकल टूरिज्म को आगे बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए सिर्फ मेडिकल हब्स बनाने की बात नहीं है, उसके लिए लोगों की 1-1.5 लाख लोगों की जो ट्रेनिंग है, जो उसमें हेल्प करते हैं। तो देखिए, हेल्थ केयर के वर्ष जो है वो ट्रेन किए जाएंगे। दूसरा बड़ी अच्छी बात है कि आप मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ रोजगार पर जोर दे रहे हैं। अभी तक हम यही इल्जाम लगाते थे ना, सरकार रोजगार नहीं बना पा रही, रोजगार नहीं, तो कोशिश वही उसमें फोकस है, आपको दिख रहा है इस पे। मैन्युफैक्चरिंग होगी तो रोजगार अपने आप होगा। तो आपको लग रहा है कि आपको लग रहा है उस पर पुश है। बिल्कुल। हम सब में सबसे ज्यादा इन्हीं को समझ में आया बजट सर। देखा आपने कितनी छोटी छोटी बारीक बातें उन्होंने बताई हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब आपको प्रोसेस आप बताएंगे। आप देखिए, टैक्स चोरी को बचाने के लिए टैक्स चोरी होती थी, हमारा साफ साफ कहा गया कि अगर आपने टैक्स चोरी की तो 100% आपको देना पड़ेगा। टैक्स चोरी के लिए मतलब किया ना सरकार ने कोशिश। आप दूसरी चीजों को अगर आपको तंबाकू महंगा कर दिया गया तो क्या बुरा किया गया, शराब महंगी की गई तो मैं तो ये शुरुआत जो ये हेडलाइन ग्रैबिंग बजट नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप इसे कह सकते हैं कि जो सामान्य आदमी के लिए कोई उत्साह लगे, मिडिल क्लास के लिए खासकर। देखिए, बजट 25,000 बढ़ जाएगा स्टैंडर्डाइजेशन और वो भी नहीं हुआ। नहीं, आकर्षक मिडिल क्लास क्या देखता है, सब कोई अपने अपने हिस्सा देखता है। यदि इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में कोल लॉबी अलग है, स्टील लॉबी अलग है, जो टेक्सटाइल है वो लॉबी, हर लॉबी अपनी अपनी देखता है। और मिडिल क्लास भी एक अपना कंसोलिडेटेड अपना देखता है, और वो इस रूप में देखता है कि भाई हमारा इसमें टैक्स में कितनी बचत होगी, और टैक्स में बचत होगी तो जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन भी उससे होगा, सेविंग भी हमारा ज़्यादा होगा, सेविंग बैंकों में ज़्यादा होगा तो फिर बैंक जो है वो लोन ज़्यादा देंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, मार्केट में मनी का ऑपरेशन बहुत ज़्यादा होगा। मिडिल क्लास के लिए यहाँ पर कुछ नहीं इस प्रकार की चीज़ें दिख रही हैं जो पहले थी। और बीच में चूंकि इनकम टैक्स में एक बहुत अच्छा छूट दे दिया गया था, 12 लाख तक का आपको कोई टैक्स वगैरह नहीं देना। लेकिन जो मुख्य बातें आई, बजट में कोई चीज़ें निगेटिव नहीं दिख रही है। ये इंपॉर्टेंट है कि कोई चीजें, कोई सेक्टर ऐसा नहीं कर रहा है कि जिससे उसे लगे कि उसको डिसइंसेंटिवाइज किया जा रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात है। टैक्स नहीं है, कोई टैक्स बर्डन नहीं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, जो इस बात से मैं सहमत हूं कि देखिए, जापान जो है वो पहले ट्रेडिंग इकोनॉमी था, और ट्रेडिंग इकोनॉमी से मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी गया, तब जाकर के दुनिया का बड़ी ताकत बन पाया। चीन को आज देख रहे हैं कि सप्लाई चेन का सबसे बड़ा सोर्स हुआ है, तो किसके कारण हुआ है? वो सर्विस इकोनॉमी के कारण तो हुआ नहीं है, वो पूरा का पूरा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कारण है। पूरी दुनिया में आज उसके प्रोडक्ट, आप लंदन चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, मॉस्को चले जाइए, सिंगापुर चले जाइए, आप जहां चले जाइए मेड इन चाइना आपको गुड्स भरा पड़ा है। तो भारत को यदि दुनिया की वाकई यदि तीसरी अर्थव्यवस्था, हम वॉल्यूम साइज में हो सकते हैं, लेकिन यदि मार्केट को उनके डोमिनेट करना है तो यूरोप के अंदर जो है वो आप मार्केट तभी डोमिनेट कर सकते हैं जब आप एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर खड़ा हो। एक प्रतिक्रिया आ रही है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बजट पर, वो देख लेते हैं। और अब आपको मैं थोड़ी देर में दिखाता हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या बोले हैं। दिनेश शर्मा बीजेपी लीडर, उनकी बात सुनते हैं। देखिए, आशाओं का बजट है और एक स्थायी अर्थव्यवस्था के सुधार का बजट है। प्रत्येक क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र रहा हो, या रोजगार सृजन का क्षेत्र रहा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को चाहे परिवहन और रेल के संदर्भ में रहा हो, या पर्यटन विकास के क्षेत्र में रहा हो, मैं समझता हूं कि ये एक दूरगामी बजट है। जब आप विदेश का तेल मंगाओगे खाने के लिए, क्या उम्मीद करोगे आपके किसानों को कीमत मिलेगी? ये केवल 5% लोगों के लिए बजट बनाते हैं, बाकी सब कहीं जाएं और फिर बजट आपके लिए और बनाते हैं, आपके लिए प्रचार के लिए बजट बनाते हैं। एक मिनट जाइए। आपके प्रचार के लिए बजट बनाते हैं। बड़े बड़े अखबार उठा लीजिए, मैं एक कंपनी का एड देख रहा था। वो कंपनी कह रही है पानी में यूरेनियम है, पानी में पेस्टिसाइड्स हैं, पानी में पी नहीं सकते पानी हम। प्राइवेट कंपनी को पता है, सरकार को नहीं पता है। माँ गंगा का क्या हाल है? आपकी हिंडन नदी, काली नदी, यमुना नदी,
आपकी जो बनारस की नदियां हैं वरुणा, क्या हाल है नदियों का। आप 10, 11, 12 साल में डबल इंजन होकर के नहीं कर पा रहे हो। आप कहते हो मेट्रो बनाएंगे, मेट्रो कहाँ बनाएंगे, पानी का जहाज कहाँ लेकर के जाएंगे आप। बिहार में फंस गया था, अगर आपको याद हो। ये केवल सपने दिखाने की बात है, सच्चाई नहीं है। और अगर शेयर मार्केट गिर रहा है तो इसका मतलब उद्योगपति, समझदार लोग जानते हैं उनके हित का बजट नहीं है और किसान की समझ से बाहर का बजट है। अखिलेश सर, एक टैरिफ का मुद्दा आप देखिए कितनी मजेदार बात बोल गया अखिलेश यादव, गौर कीजिएगा उनकी बात पर। शुरुआत में उन्होंने कहा कि ये तो 5% लोगों के लिए बजट बनाते हैं, तो वो टॉप 5% कहना चाह रहे थे, उद्योगपति धन्ना सीटों के लिए बजट बनता है। फिर उन्होंने कहा आप मीडिया वाले आप लोग प्रचार करो, इसके ऐसा बजट बना के दिया जाता है। तो प्रचार के लायक 5% लोगों का बजट, और अंत में आते आते क्या बोल गए वो देखिए, शेयर मार्केट कितना गिर गया। जो समझदार उद्योगपति हैं वो समझ गए कि बजट किसी काम का नहीं है। तो वो उन्हीं के लिए तो आप बता रहे थे 5% में, वही उद्योगपति तो आते हैं, तो उनको तो पसंद नहीं आया। अच्छा, कोई अखिलेश से यही पूछे तो सर आप कितने परसेंट में आते हो? उन 5% में क्या अखिलेश जी आते हैं या अखिलेश जी कॉमन मैन है? वो पीडीए को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी पूछा जाना चाहिए था जिसके उनसे। पास आज कॉन्ट्राडिक्ट कर गए बात अपनी अखिलेश जी। देखो, एक लाइन बोल दूं, जिसके पास इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियां हो, जो 5 स्टार होटल में जाकर के अपने परिवार के फंक्शन करें, तो वो उनको आप समझ सकते हैं कि वो 5% में है या 2% में है। अब ये तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे लग रहा है लिख के रखा होगा कि मुझे बजट पे क्या बोलना है, बजट आने से पहले लिख लिया हो शायद। बिल्कुल, एक लाइन तो बहुत सार्वजनिक है ना, कि बजट जब भी कहिएगा तो जो बजट पेश करता है कहता है बहुत विकास करने वाला बजट है। हाँ। और विपक्ष से आज तक मैंने नहीं सुना है बोला बजट बहुत खराब है। गरीब आदमी के समझ में ना आने वाला बजट ही भी कहा उन्होंने। निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया उसको लेकर लगातार कहा जा रहा है कि भाई ये इस बजट से कोई हेडलाइन नहीं निकली। तो प्रधानमंत्री मोदी हेडलाइन के लिए नहीं, डेडलाइन के लिए काम करते हैं, और ये बजट उनके जो डेडलाइन उन्होंने जो तय किए उसकी ओर इशारा करता हुआ मुझे नजर आता है। प्रधानमंत्री मोदी जो 3 संकल्प लिए थे, मुझे लगता है वो बजट के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। पहला संकल्प ये था कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रखना, उसमें ये बजट 100% खरा उतरता है। दूसरा उनका जो संकल्प था कि लोगों का भरोसा बनाए रखना, उसमें भी मुझे लगता है कि यह बजट खरा उतरता है। और तीसरा संकल्प था कि सबका साथ सबका विकास के साथ सबको समान अवसर उपलब्ध कराना, मुझे लगता है उसमें भी यह बजट पूरी तरीके से खरा उतरता है। आपने भी ये बजट से पहले ही सोच लिया था या बजट के बाद? नहीं, बजट के बाद नहीं, बजट जब पूरा सुनते हुए आ रहा था रास्ते में मैं तो पूरा सुना। और मुझे लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री ने बजट के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात करी कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, मद्रास महानगरों से लेकर जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज है उनको जो फोकस में लिया 5 लाख वाले, कि अब इनको करना हो 12.5 लाख करोड़ रुपया उन लोगों को शहरों के लिए दिया है। मतलब प्रधानमंत्री ये बताना चाहते हैं कि भाई सिर्फ विकास इन 4 शहरों में नहीं, महानगरों में, अब उन शहरों को डेवलप करना है, उनको विकसित करना है, जिससे जिन शहरों के बड़े शहरों के ऊपर जो आबादी का लोड है वो कम हो और छोटे शहर के लोग निकलकर बड़े शहरों में ना आए, उनके शहरों को इतना विकसित किया जाए कि लोग वहां पर ले। एक मैं सरकार से जरूर उम्मीद कर रहा था, मुझे लग रहा था कि आयुष्मान भारत में इस बार उसको 60 तक का कर देगी कि 60+ के जो लोग हैं उनको आयुष्मान भारत की योजना का लाभ मिलेगा, जो अभी 70+ का है। तो मुझे लग रहा था कि इसको 60 करके 60 वर्ष के जो लोग हैं उनको इस श्रेणी में शामिल किया जाएगा। शायद सरकार ने वो भी नहीं किया। लेकिन दूसरी एक बड़ी बात इस बजट के अंदर जो नजर आ रही है कि भाई 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 के करीब लगभग कॉलेजों में जो क्रिएटिव लैब बनाने का जो सरकार ने तय किया, कंटेंट क्रिएटर लैब, वो एक शानदार आइडिया है। 500 स्कूलों में लड़कियों के लिए जिस तरीके से हॉस्टल बनाने की तैयारी सरकार ने दिखाई है, तो ये बता रहा है कि सरकार अब मतलब महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, एजुकेशन को लेकर इन चारों चीजों में फोकस कर रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी एनर्जी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए सरकार ने कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड जो है वो डाला है इसमें। ये पावर, स्टील, सीमेंट, रिफाइनरी, केमिकल्स, इनके लिए जो ये इस्तेमाल होगा, ये आपके मतलब कोर रिसोर्सेज होते हैं जो कोई भी देश ऑपरेट नहीं करता, कर नहीं सकता इनके बगैर, बिजली के बगैर, स्टील के बगैर, सीमेंट, रिफाइनरी, मतलब आपका जो कच्चा तेल लाते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए, और केमिकल्स। नहीं, इसका इम्पोर्टेंट है डेडलाइन नहीं, इस पर इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो भी बाहर आप एक्सपोर्ट करते हैं जी, वो लोग भी आज के दिन में चाहते हैं कि आपको ग्रीन एनर्जी का है, उसका हिस्सा है। ग्रीन एनर्जी के कंपोनेंट्स पे आपने जो है टैक्स घटाया है अगर आप इंपोर्ट करते हैं। हाँ। अखिलेश यादव पे मैं एक बात बोलूं, एक बार ही कर लें अपनी बात पहले जी। मैं डेडलाइन तो बोल रहा हूँ कि हेडलाइन तो कोई नहीं है। डेडलाइन एक थी हमारे पास बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की, वो पूरी नहीं हुई। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की प्रोजेक्ट की थी, वो हमारी पूरी नहीं हुई। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का डेडलाइन थी, उस पर हमारा काम नहीं हुआ। किसानों की आय दोगुना करने का एक डेडलाइन थी, उस पर कोई काम नहीं हुआ। नमामि गंगे को लेकर देश भर की नदियों को साफ करने का प्रोजेक्ट था,
वो पूरा नहीं हुआ। ये सारी वो डेडलाइंस है जो अभी से पहले 5 साल पहले खत्म हो उसका गई, जवाब तो ले जिन लो पर सर, कोई काम नहीं हुआ उसका है। मैं जवाब दे देता हूं। और आप वो सारी चीजें जो आपने गिराई है, वो जो 70 साल सरकार रही है मोदी सरकार के पहले, 2014 के पहले, उनकी प्राथमिकता में कोई बात नहीं थी जिनका आप जिक्र रहे हो। प्रधानमंत्री मोदी ने डेडलाइन उनको मोदी जी ने प्राथमिकता बनाई में थी ना, लिया और सरकार इसमें ने कितना डेडलाइन विकास बनाई हुआ है। है। नहीं, मैं तो डेडलाइन- सरकार लेकर 70 चली, साल के उस बाद पर जब भी बात काम का देखिए मौका ना। मिला, माफ पर भी कीजिए, बात- 2014 के बाद एक उसमें मिनट, कितना काम हुआ, 70 ये तो आप साल देखिए ना सर। जो डेडलाइन नमामि बनाई, गंगे में आप देख लीजिए कितना सर, काम हुआ। मेरा निवेदन सुन लो कि 70 साल में जो नहीं हुआ उसको मान लिया, लेकिन ये सारी डेडलाइंस उसके बाद बनाई है आपकी सरकार ने, सर, और उनमें से कोई डेडलाइन पूरी नहीं हुई। सर। ये आपको पता था कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है? सर, बुलेट ट्रेन का जहां तक सवाल है, वो उस एक- पर ऐसे अश्विनी और वैष्णव ने 100 कहा रखा है, प्रोजेक्ट बता सकते हैं। बुलेट ट्रेन जो है उद्धव वो सरकार ने क्या किया था उस पे? अगले साल तक सड़क के ये पटरी पर दौड़ जाएगी। ये डेडलाइन आपको पता कब था उसका? एक मिनट। सर, उद्धव सरकार ने सुनिए, जमीन सुनिए नहीं दी, 2.5 साल सुनिए सरकार ना, रही उद्धव जमीन सरकार नहीं की दी। मुंबई में। दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात कर दूं, जब 3 किसान बिल लाया गया तो बिल पर आपने हंगामा तो आपने पूरे देश में खड़ा कर दिया, पॉलिसी आप बनाने नहीं दीजिए और फिर कहिए कि आपने किसानों की आय दुगना क्यों नहीं की। आप जब कह रहे थे कि जिस फार्मूले के अंतर्गत जो है वो पुराने फार्मूले के अंदर तो आय दुगनी हो गई है, आप नए फार्मूले के अंदर आप कह रहे हैं वो C2 फार्मूला लागू कर करके कह रहे हैं किसानों को उस पर आय आप दुगनी कर दीजिए। कुछ बड़ी बातें आपको हम इस बजट की बता रहे थे, और बजट में कोई हेडलाइन एज सच कोई बहुत बड़ी घटना घोषणा हो ऐसा नहीं है, लेकिन जो चुनावी राज्य हैं क्या उनके लिए कुछ है? इस साल पश्चिम बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में, असम में विधानसभा चुनाव होंगे। बजट में इन राज्यों को क्या मिला? इन स्टेट्स की पब्लिक को बजट से मोदी सरकार ने क्या मैसेज दिया है? आज खास बात यह थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ी पहनी हुई थी। और चुनावी राज्यों को बजट में क्या क्या मिला ये जान लीजिए। रेलवे के लिए 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स का ऐलान हुआ है। इसमें हैदराबाद चेन्नई और चेन्नई बेंगलुरु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर शामिल है। इसके अलावा वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो ये साउथ के स्टेट्स और उधर बंगाल, ये कॉरिडोर आम आदमी के लिए हवाई सफर का एक अच्छा बेहतर विकल्प बन सकते हैं। केरल और तमिलनाडु दोनों कोस्टल राज्य हैं। सरकार ने यहां कोकोनट प्रमोशन स्कीम शुरू की है नारियल के लिए। आपको बता दें प्रोड्यूसर दूसरा सबसे बड़ा कोकोनट प्रोड्यूसर है देश का, और देश के कुल प्रोडक्शन का 30% कोकोनट वो तमिलनाडु में आता है। इससे 80 लाख किसानों को सीधे फायदा होने जा रहा है। केरल और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की भी तैयारी की जा रही है। तो ये कुछ अनाउंसमेंट्स जो हैं खास तौर पर तमिलनाडु के लिए, और कुछ एक अनाउंसमेंट पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई वो इसमें देखी जा सकती हैं। बहुत कोशिश की जाती है एक्चुअली बजट के जरिए आने वाले इलेक्शंस में कोई मैसेज देने की। तो ऐसा जैसे पिछली बार बिहार का इलेक्शन था तो मखाना बोर्ड बनाया गया था, उसको बिहार के लिए बहुत ऐलान था, बिहार कई बार नाम लिया गया था पिछले साल की स्पीच के अंदर। मधुबनी साड़ी पहनी थी बिहार की, मधुबनी साड़ी पहनी थी। हाँ, तो इस बार कांजीवरम, इस बार कांजीवरम साड़ी, इस बार बिहार की थी, इस बार तमिलनाडु की है कांजीवरम। इतना ध्यान देते हैं लोग, बहुत ध्यान देते हैं सर मधुबनी, इसीलिए वो मैसेज के लिए होता है। पिछली बार मधुबनी पहनी पहले मौका था, और इस बार तमिलनाडु की कांजीवरम पहनी। वैसे खुद भी तमिलनाडु से आते हैं, तमिलनाडु से, लेकिन कांजीवरम पहनना क्योंकि पिछली 9 बार में दूसरा मौका है जब उन्होंने तमिलनाडु की साड़ी पहनी है। जी बिल्कुल। और ये कोकोनट वाला जो है तमिलनाडु में एक बड़ा मामला है। इससे 80 लाख किसान जो हैं वो जुड़े हुए हैं। 4.93 लाख हेक्टेयर में नारियल की खेती होती है, और इसके अलावा काजू भी उसमें शामिल किया गया है। काजू प्रोडक्शन में तमिलनाडु देश का 5वां बड़ा राज्य है। तो तमिलनाडु के किसानों के लिए आप कह सकते हैं कि इस बजट में काफी कुछ ऐलान किया। पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं किया, वो कॉरिडोर, वो जैसे रेल कॉरिडोर जैसी एक चीज है। बाकी महिलाओं के लिए जितनी स्कीम पहले वंदे भारत शुरू की थी, अमृत भारत ट्रेन शुरू करने की बड़ी चर्चा आती है। पता नहीं इस बार वो शायद फाइन प्रिंट पे देखने को मिले हमें। जी देखिए, मैं अखिलेश यादव की शुरू में बात कर रहा था। अखिलेश यादव को तो बेहतर अपने लोग रखने चाहिए जो उन्हें बजट पे बात कर सके। उन्होंने कहा कि हम तेल जो है इंपोर्ट करते हैं, उससे क्या फायदा होगा किसानों को। 60% जो है तो तेल इंपोर्ट किया जाता है खाने का, बहुत सालों से यही हालत है। अगर अब तक किसान जो हैं वो आत्मनिर्भर नहीं हो पाए तो क्या करें। तो ये बात भी सही है कि आपको ये सोचना चाहिए कि किस बारे में क्या बात कर रहे हैं, और उसमें खासतौर से मलेशिया और इंडोनेशिया से हम बहुत सारा खाद पाम ऑयल जो है इंपोर्ट करते हैं। तो ये पता होना चाहिए जब आप बात करेंगे किस बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा नहीं, लेकिन एग्रो प्रोडक्ट्स में सरकार कैश क्रॉप पर गई तिलहन की बजाय, इसलिए आपको ध्यान होगा कि तिलहन और दलहन में बहुत कमी आई है प्रोडक्शन में। नहीं तो पर अगर आप बात करें तेल की जितनी भी क्रॉप्स हैं उसमें बहुत ज्यादा मुनाफा होता है अगर आप उस क्रॉप्स को उगाएं। आपको ये मालूम होगा कि मार्केट में उसकी कैश क्रॉप्स
उसकी वो मार्केट उन्होंने में shift वैल्यू किया बहुत है होती है, वो सरकार इसलिए ने cash बहुत crops सारे की किसान policies इसलिए भी इस साइड जाते हैं कि सब्सिडी मिलती है, एमएसपी उसका तय होता है। इन सब चीजों के एमएसपी के दिक्कतें भी कई बार। अच्छा, अखिलेश यादव से हमारे सहयोगी हमारे रिपोर्टर ने भी बात की है, जरा सुन लेते हैं अखिलेश यादव को और क्या कहना है इस बजट पर। मैं पहले भी कह चुका, फिर कहता हूँ, दोबारा कहता हूँ, ये बजट 5% लोगों के लिए है, 1/20 लोगों के लिए बजट बनता है और इसमें अदर्स लोग जो हैं उनको लाभ पहुंचाने का बजट है। पहले से तय होता है कि किसको बेनिफिट करना है, किसको लाभ पहुंचाना है। उदाहरण के लिए जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, आलू किसान है, आप बताइए आलू पैदावार के किसान के क्या लाभ पहुंचा है? आपका पूरे उत्तर प्रदेश में आलू किसान को क्या लाभ पहुंचा रही है सरकार, क्या लाभ दिया बजट से? कहीं मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया है क्या? आप कहते हैं दूध का उत्पादन में नंबर 1 है, काऊ मिल्क प्लांट बंद कर दिया। यूपी का पहला काऊ मिल्क प्लांट जो देश के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था वही बंद हो गया। आप कहते हैं मेट्रो सब जगह बन जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर हम बेहतर कर रहे हैं। आप बताइए क्या मुख्यमंत्री के क्षेत्र में मेट्रो बन गई जिन्होंने अपनी घोषणा की थी? क्या प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में मेट्रो बन गई जो प्रधानमंत्री के क्षेत्र में मेट्रो नहीं बनने दे रहे मुख्यमंत्री? सोचिए ये हालत है। यूथ ड्रिवन बता रही हैं निर्मला सीतारमन, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के काफी सारी चीजें। जिन लोगों ने 2014 में वोट दिया था इन्हें, वो उम्र इतनी हो गई, बूढ़े होकर के अब इंतजार कर रहे हैं उन्हें पेंशन कब मिलेगी। अब ये यूथ का नया देंगे, इनको भी बूढ़ा कर देंगे। वाराणसी में शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग को लेकर इससे पहले पानी का जहाज फंस चुका है, पानी के जहाज में शराब लोगों ने देखी है। तो आप क्या बनाना चाहते हो, क्या देना चाहते हो? कितने नंबर देंगे अखिलेश यादव जी? मुझे कोई नंबर देना नहीं, किसी किसान से पूछो, वो नंबर देगा। कल कहेंगे भैया, लेकिन सर अभी पार्लियामेंट को यूज करेंगे कल कहेंगे भैया, लेकिन सर अभी पार्लियामेंट को यूज करेंगे कल राहुल गांधी जी ने रिएक्शन नहीं दिया। राहुल गांधी जी कह रहे हैं हम पार्लियामेंट में बताएंगे, कल हम बोलेंगे अपनी बात। अब पूरा विपक्ष जो है वो इस पर प्रतिक्रिया अभी दे रहा है जब बजट हुआ है, और लीडर ऑपोजिशन कह रहे हैं हम आज नहीं बोलेंगे, हम कल बोलेंगे। चिदम्बरम जी का नोट नहीं आया होगा ना सर, क्या बोलना है? मतलब समझ में तो आना चाहिए। विचित्र सी बात है ये कि राहुल गांधी कह रहे हैं हम आज नहीं बोलेंगे, हम कल बोलेंगे। साहब अरे आज बजट आया, आप आज प्रतिक्रिया दीजिए उसके ऊपर। एक लाइन में बोलिए। बेसिक रिएक्शन तो देखिए, हाँ बिल्कुल देना चाहिए था। देखिए, बजट सबके समझ की बाहर की बात होती, सबके समझ की बात नहीं होती है। उसके लिए आपको इकोनॉमिक एक्सपर्टाइज होना जरूरी है। लेकिन मोटा मोटी तो आप बात कर ही सकते हैं कि भाई बजट, मैं तो कह रहा हूँ हर आदमी हर चीज का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल तो राहुल, लेकिन इसी के लिए टीमें होती हैं, इसी के लिए स्पेशलिस्ट लोग आपके साथ होते हैं, और उनके पास कौन से रिसर्च टीम की कमी है? ठीक कारणों ने चिदम्बरम जी बता देते इस बजट में क्या खास है क्या नहीं है, उस पर वो एक नोट प्रिपेयर करके देते और वो राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए था। बिल्कुल बोलना चाहिए के था। नाते तो बिल्कुल नहीं, पहला अवसर मुझे दिखाई दे रहा है कि जब बजट भाषण हुआ हो और विपक्ष के नेता से सवाल किया गया हो, तो मैंने आज तक तो कभी सुना नहीं। जब भी हुआ तो विपक्ष के नेता ने कोई न कोई टिप्पणी की है और एक बहुत आलोचना ही कर जाए। बिल्कुल, लेकिन वो आप विपरीत देखिए अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत ज्यादा डीप जाके बजट की एक एक बात उठा के बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। वो यूपी से आते हैं, यूपी में चुनाव होने वाला है, यूपी से क्या क्या जोड़ सकते थे बजट की बातें उन्होंने जोड़ दी। मेट्रो चल गई, क्या प्रधानमंत्री के क्षेत्र में क्या हो रहा है, जहाँ मुख्यमंत्री आलू की बात कर ली, काऊ मिल्क प्लांट हो गया, आलू की बात उन्होंने कर ली। तो यही होती है विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी, विपक्ष के आप नेता हो, 5 राज्यों में आप फेस करने जा रहे हो, बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, आसाम में आप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हो। तत्काल निर्मला सीतारमण के बजट के बाद राहुल गांधी को पत्रकार वार्ता लेनी चाहिए थी। चिदम्बरम आपके साथ बैठते, आपके इकोनॉमिस्ट बैठते और आप सिलसिलेवार बताते कि बजट में क्या देश के हित में क्या नहीं है, आपको क्या उम्मीद थी, ये जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा है कि नहीं उतरा है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी जब भी परीक्षा देने का समय आता है, जब भी स्थिति आती है कि विपक्ष के नेता लीड लेकर बोलेगा, राहुल गांधी वहां चूक कर जाते हैं। आज राहुल गांधी को जब इतना बजट चल रहा था, वहां अपने नोट बैठ के बना सकते थे पूरे भाषण के दौरान। 85 मिनट निर्मला सीतारमण बोली है, आप वहां नोट बनाते, चिदम्बरम को अपने पास बिठाते, दूसरे इकोनॉमिस्ट जानकार को अपने पास बिठाकर नोट तैयार करते और सरकार से प्रश्न पूछते और सरकार को बताते कि सरकार कहां पर फेल हुई है। एक बार राहुल गांधी का रिएक्शन फिर दिखा दीजिए आप, जिस तरीके से उन्होंने आज प्रतिक्रिया देने से मना किया और कहा कि आज नहीं, हम पार्लियामेंट का इस्तेमाल करेंगे, हम कल बोलेंगे इस पर। कल कहेंगे भैया, लेकिन सर अभी पार्लियामेंट को यूज करेंगे कल कहेंगे भैया, लेकिन सर अभी पार्लियामेंट को यूज करेंगे
कल शिकायत राहुल गांधी को ये रहती है कि मीडिया उनकी बात नहीं दिखाता। आज मीडिया उनका रिएक्शन मांग रहा है तो कह रहे हैं हम पार्लियामेंट में बताएंगे, और पार्लियामेंट से उनकी शिकायत होती है कि हमें वहां बोलने नहीं दिया जाता। मतलब अजीब बात आज ही हो गई। अब जयराम रमेश हैं, उन्होंने भी उतना ही भाषण सुना, उनको भी उतना ही टाइम मिला रिएक्ट करने का। 1 घंटा पहले जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के नेता अपना रिएक्शन दे चुके। रिएक्शन जो होना था वही है कि हम दस्तावेजों का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन 90 मिनट बाद ही स्पष्ट हो गया कि बजट के बारे में जो भारी माहौल बनाया गया था उसके मुकाबले ये बहुत कमतर रहा, पूरी तरह फीका साबित हुआ। भाषण भी पारदर्शी नहीं था क्योंकि इसमें प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए बजट आवंटन को लेकर कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई थी। ठीक है ना, एक स्टेटमेंट हो गया ऑपोजिशन की तरफ से भी, क्लैरिटी नहीं थी बजट में, उनका कहना ये है। उनकी टीम भी उनके लिए तैयार करके, जरूरी नहीं ना कि इसमें राहुल गांधी कोई इसमें नेगेटिव बात भी नहीं है। वहां पर जो उनकी टीम है इकोनॉमिक्स की, वो उनको बताया कि भाई ये पॉइंटर्स हैं, इस पर बात करनी चाहिए हमें। शशि थरूर को सुन लेते हैं, एक और कांग्रेस के नेता। क्या बताऊं यार, डिटेल्स तो बहुत कम मिले ना जी। जैसे कि 3-4 हेडलाइंस है, लेकिन जब हम इंतजार कर रहे थे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ आएगी, हमारे केरला में चाहिए हमें। हमारे तो बहुत लंबी ट्रेडिशन आयुर्वेदा की, लेकिन केरला का नाम नहीं सुना। फिशर कोकोनट तो शायद केरला ही हो सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में भारत का सबसे ज्यादा बड़ा केरला कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट तो केरला ही है। तो वो तो होना चाहिए। वैसे भी फिशरीज में हमें कुछ बेनिफिट होना चाहिए। लेकिन जब शिप रिपेयर के बारे में बोला और वाराणसी और पटना के बारे में बोला, केरला के बारे में कुछ नहीं सुन सका, तो ये सब हमें जरा सा आश्चर्यजनक है। लेकिन ये भी कहूँ कि शायद डिटेल्स बजट डॉक्यूमेंट में होंगे, पढ़ा नहीं, अब तक सिर्फ भाषण सुने हैं। भाषण में तो बहुत कम डिटेल्स है जो हमें जरूरी है। शशि थरूर पर हम बात करेंगे, ममता बनर्जी को सुन लीजिए। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, इट विल इंक्लूड डानकुनी टू बर्धमान टू बांकुड़ा टू दुर्गापुर टू पुरुलिया. Other is Kalyani to Bardhaman, Birbhum, Malda, Siliguri, Kuch Bihar. Other we have announced 6 economic corridors which will cover throughout the country, throughout the state. So what they said about 3 corridors, that is absolutely a garbage of lies, blatant lies. It is already on process. And we have started working there. And already we will see that in Jungle Mahal, Jungle Sundari project in Purulia, for this economic corridor, 72,000 crores are going to be invested. And already there are so many people, they are setting investment, they are setting their cement hub. Now Bengal have become cement hub, the coal hub, the leather hub, the skill hub, even the Amazon Flipkart, like this, all are doing business side of this Dankuni, Kalyani and other place. So it is already started. They have not given a single paisa to Bengal. Only one tax is there, GST. They are taking away our money, are saying big talk. They are giving us money. It is our money. Now only one tax is there. What they are collecting from Bengal, they are not giving our food funds. Will get about more than 2 lakh crores from the central government. So they don't have any moral authority to run the government and to finish the country like this. They want to destroy the economic structure of the country, the constitutional structure of this country, the independent agency, including the infrastructural facilities. ममता बनर्जी ने कहा गार्बेज ऑफ लाइज, जो घोषणाएं बंगाल को लेके की गई सब झूठ है, कूड़े का झूठ है सब, ये वो कह रही हैं। बंगाल को लेके मोटे मोटे जो बातें कही गई थी उसमें एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो दानकुनी से वो दानकुनी को जोड़ेगा बंगाल में सूरत तक, दानकुनी से सूरत जाएगा ईस्ट टू वेस्ट। और एक और अनाउंसमेंट उसमें की गई थी, जो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाए जाने वाले हैं, उसमें से एक है वाराणसी सिलीगुड़ी, तो ये एक उसमें था। लेकिन जो उन्होंने वो जो एडिशनल बात वो कह रही थी, वो कह रही थी कुछ प्रोजेक्ट्स पहले से चल रहे हैं, हम उन पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और आज जो भी बोला गया वो झूठ बोला गया। ये ममता बनर्जी का रिएक्शन था इस पर। राहुल जी देखिए, ये तो साफ है कि बहुत ज़्यादा कुछ बंगाल में कोई जो है ट्रेडिंग हब नहीं बनाया गया, जिस तरह से बाकी जगह पे क्रिएट करने की बात हुई है कि हम इस तरह के ट्रेडिंग हब्स बनाएंगे या इस तरह के
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाएंगे, उस तरह की बात नहीं है। हाँ, फ्रेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर उस तरह से एक फ्रेट कॉरिडोर, हाई स्पीड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाता है तो एक अच्छी बात है। लेकिन ये नेचुरल है कि ममता बनर्जी जो कि स्टेट की मुख्यमंत्री हैं, उनको ऐसा लगेगा ही कि पश्चिम बंगाल के लिए बहुत कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। शशि थरूर की बात सुन के लेकिन ये पता लग गया कि राहुल गांधी ने उनको सच में याद दिला दिया कि आप अभी कांग्रेस में ही हैं। आज जो टोन थी उनकी, बिल्कुल, और राहुल गांधी ने शायद लीडर वाली थी, बिल्कुल, और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जब शशि थरूर की बैठक हुई तो मुझे लगता है कि ये कहा गया होगा कि भाई केरल में हमारी सरकार आ रही है और शशि थरूर को शायद उम्मीद होगी कि हो सकता है उन्हें वहाँ पर कोई एक बड़ी जिम्मेदारी मिले। अब मुख्यमंत्री बनाते हैं या बड़ी जिम्मेदारी मिलते हैं, या शशि थरूर का जिस तरीके से आज उन्होंने जिक्र करा, ये बता रहा है कि वो कांग्रेस हाईकमान के साथ उनका ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भाई अभी मैंने बजट पूरा पढ़ा नहीं, उसके बाद मैं अपना दूंगा। अब ममता बनर्जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि भाई ममता बनर्जी ये सोच के चल रही थी कि पश्चिम बंगाल का बजट है, भाई ये देश का केंद्रीय बजट है, तो एक राज्य अगर ये सोच के चले कि भाई इसमें सब कुछ मेरे लिए मिल जाए तो ये संभव नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने सबका साथ सबका विकास के लिए जो सबको समान अवसर देने की जो बात कही थी, मुझे लगता है ये पूरे देश का बजट है और बहुत शानदार बजट है। क्योंकि ममता बनर्जी को इसका विरोध करना है, ममता बनर्जी तो हर बात का केंद्र का विरोध करती है, चुनाव आ रहे तो ममता बनर्जी को बताना है अपने वोटर्स को कि भाई बंगाल के लिए कुछ नहीं है। कि बंगाल की जनता जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से बंगाल के लिए तमाम योजनाएं शुरू की थी, क्या ममता बनर्जी ने उन केंद्रीय योजनाओं को प्रदेश के अंदर लागू किया है? अगर ममता बनर्जी केंद्र की योजनाओं को अपने प्रदेश में लागू करती तो आज ममता बनर्जी का हक बनता कि वो कहती कि केंद्र सरकार ने जितनी योजना लागू की थी मैंने अपने प्रदेश में लागू की, अब प्रदेश के लिए नया कुछ क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो केंद्र की योजनाओं को आप लागू नहीं करते प्रदेश के अंदर, आयुष्मान भारत आप लागू नहीं करते, केंद्र से मिलने वाले पैसों को आप अपने तमाम तरह की सब्सिडी की स्कीम में खर्च कर देते हो, भयंकर भ्रष्टाचार प्रदेश के अंदर है, और आप उम्मीद करते हो कि आपको कोई विशेष पैकेज दिया जाए। उन्हीं राज्यों के लिए स्कीम अनाउंस की जाती है क्या जहां सरकार होती है? कभी नहीं हुआ ऐसा, तमिलनाडु के लिए की गई है, केरल के लिए की गई है, तो ऐसा नहीं है। इसका पॉलिटिकल मैसेज तो मुझे ये लग रहा है कि बीजेपी इज नॉट मच होपफुल अबाउट वेस्ट बंगाल। अच्छा, क्योंकि यदि वो होता तो सारा फोकस उस पर करके सरकार जो है या बीजेपी जो है या बजट जो है उसमें बंगाल पर काम किया जाता, जैसे बिहार में किया गया था। इसीलिए तो मैंने पूछा क्या उन्हीं राज्यों में करते हैं जहां पर अपनी ऑलरेडी रनिंग गवर्नमेंट होती है, बनानी होती है। देखिए आसाम को लेकर के अभी तक के जितने सर्वे आए हैं सब कह रहे हैं आसाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, तो आसाम के लिए भी इस प्रकार की चीजें नहीं की गई हैं, तो आप यही उत्तर देंगे। मैं तो आप ही के तर्क को यूज कर रहा हूँ। मैं तो वेस्ट बंगाल ये तो और एक फर्क बता रहा हूँ आपको। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आसाम के अंदर भी चुनाव है, लेकिन आसाम स्पेसिफिक बजट नहीं, इस बात को समझना चाहिए। कल जाकर के यदि आसाम के लिए या पश्चिम बंगाल के लिए या केरला के लिए इस प्रकार का स्पेशल पैकेज वगैरह की बात की जाती है या स्पेशल योजनाएं, तब कहा जाता है कि देखिए तो चुनावी बजट अभी तो बिहार में किया ही जानबूझ करके ऐसा किया गया है। ये तो अच्छा है, देश के लिए एक बजट है, संतुलित बजट के तौर पर हम देख रहे हैं। जितनी मोटा मोटी बंगाल की हम लोग बात कर रहे हैं, अभिषेक बनर्जी का रिएक्शन आया वो देख लेते हैं। मिनिस्टर का स्पीच है, 85 मिनट का स्पीच, 85 मिनट मतलब 5100 सेकंड। इस 5100 सेकंड में बंगाल का एक बार नाम तक नहीं लिया गया, एक बार भी, मतलब बंगाल मेंशन ही नहीं किया गया। और बंगाल छोड़ दीजिए, जितना भी कम्युनिटीज है, चाहे फार्मर हो या देश के युवा हो, किसी के लिए कॉन्क्रीट जो सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्किल इंडिया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का बात करता है, युवकों को रोजगार कैसे मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होगा या किस दिशा में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है, उसको लेके कॉन्क्रीट कोई चर्चा नहीं है, कोई मेंशन नहीं है इस बजट में। तो अभिषेक बनर्जी या ममता बनर्जी को तो कुछ नहीं नजर आ रहा है इस बजट में। बीजेपी के लीडर रविशंकर प्रसाद, उनकी बात सुन लेते हैं, शायद उनकी बातों में बजट में क्या है खास ये पता चले। बजट बहुत ही प्रभावी है, विकसित भारत का खाका बनाता है, सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है, गरीब, किसान, उद्यमशील, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, चिप मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आयुर्वेद एम्स उसका बन रहा है, योग की चिंता है। और बड़ी बात यह है कि भारत को टेक्नोलॉजिकली और आगे बढ़ाने के लिए। तो आप रविशंकर जी की बात मान लें तो बजट बेहतरीन है, सबके लिए है, सबके लिए सब कुछ है इस बजट के अंदर। ऑपोजिशन को कुछ दिख नहीं रहा इसमें। सर्वव्यापी लेकिन नहीं है खाली, बाकी तो सब ठीक है। सर्वव्यापी तो सिर्फ ईश्वर ही हो सकते हैं या हवा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बजट को राजनीतिक चश्मे से यदि हम देखेंगे तो फिर इसको क्रिटिसाइज करेंगे लोग। जो पक्ष वाले होंगे उसकी प्रशंसा करेंगे, जो विपक्ष वाले होंगे
मेन मुद्दा यह है कि मार्केट इसको कैसे देखती है और एक्सपर्ट कैसे देखते हैं। राजनीतिक लोग तो राजनीतिक चश्मे से इसको देखेंगे, अच्छा बुरा उसी अनुसार से कहेंगे, लेकिन एक्सपर्ट की राय क्या है इस बजट को लेकर के, उसका पहला ये है कि सेंसेक्स लुढ़का, यानी कि मार्केट ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन तुरंत फिर मार्केट जो है वो रिगेन करने की कोशिश कर रहा है। कितना पहुंच गया? यानी कि जैसे जैसे 1500 पॉइंट नीचे चला गया था, 900 अभी 900 600 650 के आसपास, अब सब 650, यानी कि 900 रिकवर किया मार्केट। तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे 970 डाउन है अभी भी, 692 इस वक्त सेंसेक्स जो है। जो भी हो, मतलब मार्केट धीरे धीरे थोड़ा सा रिगेन कर रहा है, रिगेन कर रहा है मार्केट। तो हमको समझ में आनी चाहिए कि शायद जो है वो एक्सपर्ट जो है वो इस दिशा में सोच रहे होंगे कि ये बजट मोटा मोटी बहुत हेडलाइंस वाला तो नहीं है, लेकिन नकारात्मक बजट भी नहीं है। लेकिन सौरभ जी की बात ठीक है कि सभी नेताओं का रिएक्शन जो है, सब लोग बहुत तैयारी के साथ पहले ही बजट से पहले अपना स्पीच तैयार किया जी। अच्छा, अब ये भी बताया जा राहुल रहा गांधी कि को छोड़ करके वित्त मंत्री जो है वो बजट स्पीच के बाद सारे मंत्रियों के लिए एक ब्रीफिंग करेंगी बजट को लेकर के कि एक महीना पूरी बीजेपी पूरा बजट पर एक महीने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वाली है। अच्छा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की बात सुन लेते हैं। आने वाले समय में डेटा सेंटर्स बहुत बड़ी एक ताकत बनेंगे देश की, जिससे कि दुनिया भर को नई सर्विसेज और भारत के लिए नए एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के नए रास्ते खुलेंगे। तो डेटा सेंटर्स पे जो टैक्स हॉलीडे दिया, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ ऑरेंज इकोनॉमी जो हमारी क्रिएटर्स इकोनॉमी है, इसमें 20 लाख एम्प्लॉयमेंट नए बनाने के लिए क्रिएटर्स इकोनॉमी में IICT मुंबई के साथ मिलकर 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजेस में क्रिएटर्स लैब बनाने के लिए बजट में प्रोविज़न किया गया है। और साथ ही साथ रेलवे के लिए 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स, चेन्नई से बेंगलुरु, चेन्नई से हैदराबाद, बेंगलुरु से हैदराबाद, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। एक तरीके से साउथ इंडिया में सदर्न ट्रायंगल बनेगा, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद का हाई स्पीड रेलवे का, बुलेट ट्रेन का। वैसे ही दिल्ली, वाराणसी, सिलीगुड़ी का एक नया हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा और साउथ वेस्ट को साउथ से जोड़ने वाला मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद का एक बहुत बड़ा मेजर कॉरिडोर बनेगा। साथ ही साथ आज बजट में एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि बंगाल में दांकुनी, वहाँ से गुजरात में सूरत, इसको जोड़ने वाला, ईस्ट को वेस्ट के साथ जोड़ने वाला नया DFC भी सैंक्शन हुआ है। मैं इस बजट के लिए, जो कि युवा शक्ति से प्रेरित है, जो कि विकसित भारत की एक मजबूत नींव बनाता है, जो कि समाज के हर वर्ग के लिए और देश के हर क्षेत्र के लिए विकास का एक नया माध्यम बना है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। अश्विनी वैष्णव जी के पास तो सारी हैवीवेट मिनिस्ट्रीज हैं, रेलवे को लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के और AI को लेकर के बहुत कुछ है, तो उनके मिनिस्ट्रीज से जुड़ी तो बहुत सारे बड़े ऐलान। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। ये बजट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को साकार करता है। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट
कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। साथियों, ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है। दुनिया के एक ट्रस्टेड डेमोक्रेटिक पार्टनर और ट्रस्टेड क्वालिटी सप्लायर के रूप में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हाल में जो बड़ी बड़ी ट्रेड डील्स भारत ने की है, मदर ऑफ ऑल डील्स, उसका मैक्सिमम बेनिफिट भारत के युवाओं को मिले, भारत के लघु और मध्यम उद्योग वालों को मिले। इस दिशा में बजट में बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं। साथियों, इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में नई उभरती इंडस्ट्रीज यानी सनराइज सेक्टर्स को जिस मजबूती के साथ समर्थन दिया गया है वह अभूतपूर्व है। बायोफार्मा शक्ति मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण, क्रिटिकल मिनरल्स पर बल, टेक्सटाइल सेक्टर में नई स्कीम, हाईटेक टूल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, चैंपियन एमएसएमईज तैयार करना, ये फ्यूचरिस्टिक है, देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। एमएसएमईज को, हमारे लघु और कुटीर उद्योगों को जो समर्थन इस बजट में मिला है वह उन्हें लोकल से ग्लोबल बनने की नई ताकत देगा। साथियों, बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देश भर में वाटरवेज का विस्तार, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर विशेष ध्यान और शहरों को मजबूत आर्थिक आधार देने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स को बढ़ावा। ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को और तेज करेंगे। साथियों, किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी उसके नागरिक होते हैं। बीते वर्षों में हमारी सरकार ने देश के नागरिकों के सामर्थ्य को बढ़ाने पर अभूतपूर्व निवेश किया है। हमारा प्रयास स्किल, स्केल और सस्टेनेबिलिटी को निरंतर बल देने का रहा है। जैसा कि आज पार्लियामेंट में निर्मला जी ने कहा है, यह युवा शक्ति बजट है। उसमें युवा की सोच भी है, युवा के सपने भी हैं, युवा का संकल्प भी है और साथ साथ
युवा की गति भी है। बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उससे अलग अलग सेक्टर्स में लीडर्स, इनोवेटर्स और क्रिएटर्स तैयार होंगे। मेडिकल हब्स के निर्माण से, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के माध्यम से, ऑरेंज इकोनॉमी यानी ऑडियो विजुअल गेमिंग को बढ़ावा देकर, पर्यटन को प्रोत्साहन देकर और खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे। भारत को दुनिया का डेटा सेंटर हब बनाने के लिए टैक्स में बड़ी छूट की घोषणा भी की गई है। मैं भारत के युवाओं को विशेष तौर पर इस बजट की बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बड़ा बूस्ट मिलेगा। मुझे बहुत खुशी है कि इस बजट में टूरिज्म और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी ठोस कदम उठाए गए हैं। भारत के अलग अलग राज्यों को ताकतवर बनाकर संतुलित विकास की नींव भी इस बजट में मजबूत की गई है। साथियों, हमारे देश में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और बड़ा सफल अभियान रहा है। महिलाओं द्वारा निर्मित, महिलाओं द्वारा संचालित सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का आधुनिक इकोसिस्टम बने, बजट में इसे प्राथमिकता दी गई है। कोशिश यही है कि हर घर लक्ष्मी जी पधारे। हर जिले में छात्राओं के लिए नए हॉस्टल बनाने का अभियान भी शिक्षा को सुलभ बनाएगा। साथियों, भारत की कृषि, डेयरी सेक्टर, फिशरीज, इन्हें हमारी सरकार ने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बजट में भी नारियल, काजू, कोको और चंदन की पैदावार से जुड़े किसानों के लिए अनेक अहम कदम उठाए गए हैं। भारत विस्तार एआई, इस टूल से किसानों को उनकी भाषा में जानकारी मिलने से उन्हें बहुत मदद मिलेगी। फिशरीज और पशुपालन में उद्यमिता, उसको बढ़ावा देने से गांव में ही रोजगार और स्वरोजगार के और ज्यादा अवसर बनेंगे। साथियों, ये बजट एम्बिशियस भी है और ये बजट देश की एस्पिरेशन को भी एड्रेस करता है। मैं एक बार फिर निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस फ्यूचरिस्टिक बजट के लिए, संवेदनशील बजट के लिए, गांव, गरीब, किसान का कल्याण करने वाले बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने फ्यूचरिस्टिक बजट कहा है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो ये बजट पेश किया गया है रोजगार सृजन के लिए, उन्होंने कहा इसमें कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। जो जिन सेक्टर्स पर खास जोर दिया गया है वो सभी रोजगार परक सेक्टर्स हैं, मतलब रोजगार सृजन उन सारे सेक्टर्स से होगा। सेमीकंडक्टर्स की दिशा में और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में देश जो है वो बहुत प्रगति कर रहा है, ये भी उन्होंने बताया। इसके अलावा डेटा सेंटर्स चलाने के लिए जिस तरीके से क्लाउड कंपनीज को टैक्स हॉलिडे दिया गया 2047
2047 तक, उसकी बात भी उन्होंने की। तो प्रधानमंत्री का कहना है कि एक फ्यूचरिस्टिक बजट के तौर पर इसको देखना चाहिए, जो अलाइन होता है भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य के साथ। तो ये प्रधानमंत्री ने जो इस बजट के बारे में खास बातें थी वो बताई। टेक्सटाइल के बारे में भी उन्होंने खास तौर पर कहा। टेक्सटाइल पर हमने देखा कि काफी फोकस इस राज्य के अंदर, इस बजट के अंदर दिया भी गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि रक्षा बजट इस बजट में कैसा रहा है, रक्षा के लिए एलोकेशन कैसा रहा है। मोदी सरकार ने डिफेंस सेक्टर को 7.8 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। इसमें आर्म्ड फोर्सेस के लिए 2.19 लाख करोड़ जो है वो उनकी मॉडर्नाइजेशन पर खर्च होंगे। बजट का मेन फोकस डिफेंस सेक्टर में भारत की मेक इन इंडिया पावर को बढ़ाना है, आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। साथ ही आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन पर भी सरकार का पूरा फोकस है। भारत का रक्षा बजट पिछली बार के मुकाबले इस बार 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। पिछले साल डिफेंस सेक्टर को सरकार ने 6.8 लाख करोड़ रुपए दिए थे और इस बार 7.8 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो दिए गए हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, इसमें 2.19 लाख करोड़ स्पेशली मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के लिए, जिसमें एक्विजिशन ऑफ एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट शामिल है। तो ये अच्छी बात है कि अलग से मॉडर्नाइजेशन का जो एक मद है वो अलग से रखा गया है इस क्षेत्र के अंदर। और ऑपरेशन सिंदूर, चूंकि भारत सरकार ने ऐलान किया हुआ है कि अभी जारी है, और आगे मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, उसके बाद कल से ये चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं कि पाकिस्तान फिर कोई हिमाकत जो है वो कर सकता है, और अगर वो ऐसा करेगा तो फिर आप जानते हैं कि भारत का जवाब कैसा उसमें रहने वाला है। तो रक्षा बजट को काफी मजबूती आज के बजट में मिली है। 15% का इंक्रीज, 21, मतलब अगर आप वैसे देखेंगे तो 21 कुछ का इंक्रीज मिलता है। और खास तौर से भारत को अब ये भी भारत ने पहचान लिया है कि क्योंकि जो भारत में ही बनने वाली तकनीक है उसको आपको बहुत ज़्यादा जो है उसको प्रबल बनाना है, उसको, तो ये बजट उसमें भी खरीद में जाएगा जो इंडियन कंपनीज मैन्युफैक्चर है। दूसरी तरफ अगर आप खास तौर से देखें तो भारत जो है वो जर्मनी से पनडुब्बियां खरीदने की बात कर रहा है, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट वो है। उसके अलावा बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स जो दिखाई दे रहे हैं भारत की तरफ से, चाहे वो खास तौर से नेवी को लेकर प्रोजेक्ट्स हों, या फिर एक बात और चल रही है भारत और जो रूस है, वो जो आधुनिक विमानों की बात चल रही है रूस से खरीदने की, वो कितना आगे बढ़ता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर वो होता है तो भी भारत को बजट की जरूरत होगी। तो ये सारे ऐसे एरियाज हैं, चाहे वो भारतीय कंपनियों से खरीद के लिए हों या फिर विदेशी कंपनियों से खरीद के लिए हों, उसके लिए जो बजट में प्रावधान मुझे लगता है इस पैसे का किया गया, जिससे भारत जो है वो जो डिफेंस के सेक्टर में बहुत आगे जो है तेजी से बढ़ने वाला। और खास तौर से इस सरकार की प्राथमिकता भी रही है भारत को डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ाने की, अगर हम ये कहें कि स्वदेशी तकनीक के जरिए भी आगे बढ़ाने की, तो ये एक फोकस एरिया सरकार का हमेशा रहा है। अरे एक रिएक्शन मुझे मिला, आप भी सुनिए, इंटरेस्टिंग है। एक चीनी एनालिस्ट हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, और वो कंपैरिजन कर रहे थे चीन का और भारत का। तो आज थोड़ा सा ये इसलिए रेलेवेंट है कि आज हम सारी बात कर रहे हैं भारत की आर्थिक शक्ति कितनी बढ़ गई है, हमारा फोकस किन किन एरियाज पर है, डिफेंस सेक्टर का बजट बढ़ा दिया गया है। तो उनका कहना ये था कि फ्यूचर इज इंडिया। ये एक चीनी आदमी कह रहा है, फ्यूचर इज इंडिया नॉट चाइना। उनका कहने का मतलब ये था कि चाइना कई मायनों में जो है उसका डिक्लाइन, उसकी इकोनॉमी का डिक्लाइन शुरू हो चुका है। उसमें सबसे बड़ी वजह उन्होंने बताई, दो प्रमुख वजह उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि भारत की जो कमजोरी समझी जाती है कि एक मेसी डेमोक्रेसी है भारत, ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है। और चाइना में एक अथॉरिटेरियन रूल, सिंगल पार्टी रूल, कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप, वो जो भी डिविडेंड दे सकती थी या उससे जो कुछ ग्रोथ मिल सकती थी वो मिल चुकी। उससे आगे अब शी जिनपिंग नहीं ले जा सकते उस मॉडल में, उस मॉडल के जरिए जो इस वक्त चाइना के अंदर सरकार का है। दूसरा उन्होंने कहा डेमोग्राफी। भारत एक युवा मुल्क है। भारत में अधिकतर आबादी जो है वो 30 साल से कम की है, 30 साल से कम उम्र की आयु वालों की है, जबकि चाइना में बहुत तेजी से बुजुर्गों की तादाद बढ़ रही है। और जो वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने लागू की थी, उनका यह मानना था कि इससे एक जो युवा डेमोग्राफी वर्ग है वो उसकी संख्या बहुत कम होती जा रही है। और जो बात आपने पहले जबरदस्ती लोगों पर लागू की कि एक से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करना है, आज जब आपने उस पॉलिसी को वापस भी ले लिया, जब आप एंकरेज करना चाहते हैं कि लोग ज्यादा बच्चे पैदा करें, तो वो अपनी चॉइस से
एक से ज्यादा बच्चे नहीं करना चाहते। तो ये आने वाले सालों में चाइना को इसके बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। चाइना और भारत का जो बजट का डिफेंस बजट का मामला है ना, चाइना 3 गुना डिफेंस ऑब्वियसली सर, वो इकोनॉमी डिफेंस के मामले में जो है चाइना बहुत ज्यादा। अरे योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं इस वक्त, मैं आपको ये सुनाता हूं बात। योगी आदित्यनाथ सुनिए। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए दिए गए मार्गदर्शन और उनके निर्णायक नेतृत्व के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं, प्रदेशवासियों की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं। 145 करोड़ भारतवासियों के आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक यह बजट है, जिसमें नए भारत और विकसित भारत की संकल्पना का दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है। 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, एक सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में प्रावधान करना, सात रेल कॉरिडोर के निर्माण के लिए प्रावधान करना, आयुष सेक्टर को विकसित करने के लिए और हेल्थ सेक्टर को मजबूती करने के साथ साथ आम नागरिक के लिए और खासतौर पर उसमें भी महिलाओं पर केंद्रित करते हुए उस पर जोर देना, हर जनपद में महिलाओं के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास के निर्माण का कार्य हो या स्टेम, साइंस, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए छात्रावास के निर्माण के लिए सहयोग करने का युवाओं के सपने को एक नई उड़ान देने के लिए उनके लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऐसे हॉस्टल के निर्माण का कार्य हो, नौजवानों के लिए हर एक सेक्टर में अवसर उपलब्ध हो, यह सबके साथ साथ जो व्यापक रिफॉर्म के साथ अलग अलग सेक्टर में रिफॉर्म को लेकर के जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह आम नागरिकों के जीवन को सहज और सरल बनाने में मदद करेगा, भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में यह बजट मददगार साबित होगा। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए, आम नागरिक के लिए भी ये नए अवसर को प्रदान करने वाला बजट है। मैं बजट के प्रावधानों का स्वागत करता हूं। आम नागरिक के लिए जिसने बजट के लिए जो बड़ी आशा भरी निगाहों से जो व्यक्ति देख रहा था, खासतौर पर मध्यम वर्गीय परिवार, गत वर्ष देश ने जीएसटी रिफॉर्म को देखा है, आम नागरिक उसका लाभ लिया है। इनकम टैक्स एक्ट को अप्रैल से लागू करने की घोषणा, उसको सरलीकृत करने,
हर व्यक्ति आसानी से अपने रिटर्न को भर सके, इस दिशा में उठाया गया कदम भी स्वागत योग्य है, जिससे अधिक से अधिक व्यक्ति इनकम टैक्स की तरफ आकर्षित होगा और इनकम टैक्स का अपना रिटर्न भरने के लिए आकर्षित होकर के प्रवर्तमान नेशनल बिल्डिंग के कार्यक्रम में वह भी अपना योगदान दे सके। इस दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। मैं कह सकता हूं कि यह बजट समाज के प्रत्येक तबके को, युवा हो, महिलाएं हो, अन्नदाता किसान हो, उद्यमी हो, इन सब को ध्यान में रख करके बनाया गया नए भारत का, विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो रहे भारत का एक स्थिर लेकिन तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करने वाला एक बजट है। मैं इस बजट के सभी प्रावधानों का हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय वित्त मंत्री जी को इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए जो कर्तव्य भवन से प्रस्तुत किया गया पहला बजट है, इस बजट के लिए भी उनका हृदय से उन्हें बधाई देते हुए हृदय से धन्यवाद देता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ समीर चौगांवकर जी और प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं। आपने बजट पर प्रतिक्रियाएं देखी। प्रधानमंत्री ने बजट पर कहा कि एक फ्यूचरिस्टिक बजट है ये। उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स इसमें लिए गए हैं। हमारे साथ अब एक बड़ी खास मेहमान जुड़ रही हैं बजट पर ही बात करने के लिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी की सीनियर लीडर स्मृति ईरानी जी हमारे साथ हैं। स्मृति जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। आज के बजट में सब लोग हेडलाइन खोज रहे हैं, तो आप क्या हेडलाइन बताएंगे इस बजट की? मैं ये कहूँगी कि व्यावहारिक है बजट, प्रगतिशील है बजट और बुलंद भारत का कहीं ना कहीं एक नींव रखता हुआ ये बजट है। आज प्रधानमंत्री जी ने जब बजट के बारे में हम सबको संबोधित किया तो युवा शक्ति का उसमें उल्लेख किया है। आपने वित्त मंत्री जी की घोषणाओं में 1.5 लाख केयर गिवर्स की ट्रेनिंग की एक घोषणा निश्चित रूप से सुनी होगी। ये अनुमानित है कि साल 2030 तक ये केयर इकोनॉमी की जो इकोनॉमिक वैल्यू है, आर्थिक वैल्यू है, वो लगभग $300 बिलियन की हो जाएगी। तो आज जो 1.5 लाख केयर गिवर्स की ट्रेनिंग की घोषणा हुई है उसका मैं स्वागत करती हूँ, क्योंकि ये जेन्युइनली, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, फ्यूचरिस्टिक बजट है। साथ ही भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र जिसमें भारत ने अपनी क्षमता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ाई है उसको और भी सुदृढ़ करने वाले ये बजट है। वित्त मंत्री ने बायोफार्मा शक्ति की बात की है। आज एक सत्य कोई भी नकार नहीं सकता कि विश्व की लगभग 60% वैक्सीन सप्लाई भारत से होती है, 20% जेनेरिक मेडिसिन की सप्लाई भारत से होती है और बायोफार्मा के इस विषय में और तब्दीली और प्रगति लाने के लिए जो वित्तीय बजट में आज घोषणा हुई है, मैं उसका भी स्वागत करती हूँ। एक और विशेष आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी कि सिटी इकोनॉमिक रीजन्स की इस बजट में घोषणा हुई है। 5,000 करोड़ का इसमें उल्लेख किया गया है। एक सत्य ये भी है कि आज भारत में टायर 2, टायर 3 जो सिटीज़ हैं हमारी, वो देश की जीडीपी में लगभग 40 से 50% का योगदान देती हैं। तो इन शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर के सौंदर्यकरण नहीं बल्कि उसको और सुदृढ़ करने की जो कल्पना आज वित्त मंत्री ने प्रस्तुत की है संसद में, वो भी स्वागत योग्य है। 3 और की एरियाज पर फोकस स्मृति जी इसमें दिखाई दिया। उसमें से एक ऐसा सेक्टर है जिसका कार्यभार आपके पास भी रह चुका है, टेक्सटाइल्स का, और जहां से बहुत ज्यादा रोजगार जुड़ा हुआ है हमारे देश में लोगों का। तो टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, AI, सेमीकंडक्टर्स, ये लगता है सरकार का पुश है इन एरियाज में। नहीं, टेक्सटाइल्स की जहां बात हो रही है तो आज एक विशेष आप सबका ध्यान आकृष्ट करते हुए बात कहना चाहूंगी। हमारे देश में टेक्निकल टेक्सटाइल्स का कभी भी HSN कोड नहीं हुआ करता था। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने पहली बार, और अब क्योंकि मेरे कार्यकाल का उल्लेख कर रहे हैं, पहली बार हमने टेक्सटाइल्स में टेक्निकल टेक्सटाइल का HSN कोड बनवाया।
साथ ही आज बजट में जब टेक्सटाइल्स की घोषणा हुई तो एक तरफ हैंडलूम की बात हुई और दूसरी तरफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स की बात हुई। टेक्निकल टेक्सटाइल वो क्षेत्र है जो मेडिकल डिवाइसेस भी बनाता है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है, साथ में सैटेलाइट के जो मेकिंग्स है उसमें भी काम आता है, सड़कों के निर्माण में भी टेक्निकल टेक्सटाइल्स का योगदान होता है। और अगर आप एग्रीकल्चर से मुखातिब हैं तो आप जान पाएंगे कि जो एग्रो टेक है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में 8 से 10% हमारी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में योगदान देता है। तो टेक्निकल टेक्सटाइल का जो क्षेत्र है वो मात्र टेक्सटाइल की सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो स्वागत योग्य है कि एक तरफ टेक्सटाइल की टेक्नोलॉजी में निवेश कर रही है सरकार, लेकिन साथ ही जो हमारी पारंपरिक हस्तकला के जितना भी छोटा उद्योग है उसके ऊपर भी सरकार ने अपना ध्यान आकृष्ट किया है। और ये भी कहना मुनासिब होगा कि पहली बार नहीं है कि टेक्सटाइल की ओर सरकार का ध्यान गया है। एग्रीकल्चर के बाद हमारे देश में जो सबसे ज्यादा लेबर इंटेंसिव क्षेत्र है वो टेक्सटाइल का है। सरकार ने पहले भी 6000 करोड़ का एक पैकेज वर्षों पहले अपैरल और मेडअप्स के लिए टेक्सटाइल सेक्टर को दिया था, जिसका लाभ टेक्सटाइल सेक्टर को हुआ। टेक्सटाइल क्षेत्र में बहुत सारे जो हमारे रोजगार उपलब्ध कराए गए वो फॉर्मलाइज हुए इस पैकेज की वजह से। और इस बजट में भी जो टेक्निकल टेक्सटाइल और हस्तकला उद्योग के लिए घोषणाएं हुई हैं वो मुझे लगता है एक बैलेंस्ड अप्रोच सरकार की दिखाती है, फ्यूचरिस्टिक भी है लेकिन लेगेसी को भी साथ लिए चलती है। वित्त मंत्री ने भी और प्रधानमंत्री ने भी जब अभी वो बजट के बारे में बता रहे थे तो उन्होंने भारत ने जो ट्रेड एग्रीमेंट्स और मुल्कों के साथ किए हैं उनका जिक्र किया, खास तौर पर जो यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड हुआ है। अभी हम लोग टेक्सटाइल की बात कर रहे थे, कॉमर्स मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि हम 6-7 गुना अपना एक्सपोर्ट जो है अकेले यूरोपियन यूनियन को टेक्सटाइल्स में ही बढ़ावा उसको हम दे सकते हैं। वो सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स और हमारे हमको विदेशी बाजार में जो पहुंच मिल रही है वो इस बजट के इनिशिएटिव से कैसे जुड़ता हुआ दिखाई देता है? देखिए, आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को ले लें तो ये वो क्षेत्र है जिसमें साल 2014-15 में अगर मेरे आंकड़े सही हैं तो लगभग $5 बिलियन का एक्सपोर्ट की संभावना थी, जो बढ़कर आज $35 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। आज घोषणा जब हुई 40,000 करोड़ की, जो न सिर्फ इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, इन सब विषयों पे कहीं ना कहीं केंद्रित थी, उसके साथ ही आपने रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर की भी घोषणा को सुना। आज विश्व का जो रिजर्व है रेयर अर्थ मिनरल्स का, उसका 3rd लार्जेस्ट रिजर्व भारत में है, लेकिन उसका प्रोडक्शन जो है ग्लोबल अगर आप नंबर देखें तो भारत का मात्र कंट्रीब्यूशन 1% है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और उसके एक्सपोर्ट को सरकार तवज्जो दे रही है, लेकिन साथ ही साथ रेयर अर्थ मिनरल का भी लोकल प्रोडक्शन कैसे बढ़े उस पर भी सरकार का ध्यान है। तो जब हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अगर देखें सरकार के क्या क्या आज एटलीस्ट घोषणाएं हैं, तो मुझे लगता है बायोफार्मा शक्ति और साथ ही रेयर अर्थ मिनरल का जो कॉरिडोर है और संग ही जो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार ने आज जो घोषणाएं की वो कहीं ना कहीं इस बात से भी कॉम्प्लीमेंट होती हैं कि सरकार ने आज कोस्टल कार्गो प्रमोशन के संदर्भ में जो चर्चाएं की कि आप प्रोडक्शन तो कर लेंगे लेकिन आपको प्रोडक्शन के बाद अगर एक्सपोर्ट करना है तो कहीं ना कहीं अपने लॉजिस्टिकल सिस्टम्स को और भी सुदृढ़ करना है। कंपनी का टर्न अराउंड का टाइम भी उतना ही कंपेटिटिव होना चाहिए एक्सपोर्ट की दृष्टिकोण से। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार ने स्टैंड अलोन घोषणाएं नहीं की हैं, सरकार की घोषणाएं कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री घोषणाएं हैं एक लार्जर होलिस्टिक पिक्चर देने के लिए। मैं आपसे जो कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस आए हैं विपक्ष के उस पर भी आपका रिएक्शन चाहूंगा स्मृति जी। पहले ममता बनर्जी की बात कर लें। बंगाल को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और भी कुछ अनाउंसमेंट्स आज वित्त मंत्री ने की और कुछ दिया है बंगाल के लिए, लेकिन उन्होंने कहा जो कुछ भी अनाउंस किया गया उनके शब्द हैं गार्बेज ऑफ लाइज, कुछ नहीं मिला बंगाल को। देखिए, बंगाल में आज क्या प्रधानमंत्री जी की जो राष्ट्रीय योजनाएं हैं, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे पोषण की योजना हो,
चाहे जो वित्तीय भार है बंगाल के युवाओं को कहीं ना कहीं एजुकेशन से जोड़ने का, वो सारी योजनाएं तो ममता बनर्जी अपने प्रदेश में भारत सरकार के सहयोग से लागू ही कर रही हैं। तो अगर वो गार्बेज ऑफ लाइज हैं तो वो हकीकत कैसे झुटला सकती हैं जब वो सेंट्रल फंड्स का उपयोग बंगाल की प्रगति के लिए भारत सरकार के सौजन्य से प्राप्त करती हैं। ये बात और है कि भारत सरकार से प्राप्त धनराशि को वो बखूबी इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो चैलेंज है, जो चुनौती है, वो उस संदर्भ में आज प्रदेश के लिए खड़ी हो रही है। ये भी एक सत्य है कि जो प्रधानमंत्री जी की घोषणा थी कि हर गरीब के घर में राशन पहुंचेगा, वो योजना भी तो आज बंगाल स्वीकार कर रहा है, अथवा अगर ना स्वीकार करता तो क्या संभव था कि बंगाल की गरीब जनता को वो राशन पहुंचे? तो ये कहना आसान है कि आज आप सिर्फ विपक्ष में हैं तो प्रधानमंत्री का विरोध करने के लिए इस प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन बंगाल की हकीकत ये भी बयान करती है कि भारत सरकार के अलग अलग उपक्रमों के माध्यम से अथवा भारत सरकार की वित्तीय योजना से बंगाल को भी लाभ हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाने का जो प्रायोजन है या योजना है भारत सरकार की ओर से फंड डिस्पोजल तो हो ही रहा है बंगाल के लिए, उसको तो ममता जी झुटला नहीं सकती। राहुल गांधी जी का रिएक्शन आज थोड़ा विचित्र था। वो पार्लियामेंट में थे जब पूरी बजट स्पीच दी जा रही थी, लेकिन वो बाहर निकले तो सब मीडिया इंतजार कर रहा था कि वो कुछ प्रतिक्रिया देंगे, तो उन्होंने कहा कल बोलेंगे, आज नहीं बोलेंगे, हम पार्लियामेंट का प्रयोग करेंगे बोलने के लिए। नहीं, ये सही है कि पार्लियामेंट का प्रयोग करना चाहिए बोलने के लिए, लेकिन कल तक की तैयारी करने का संकेत कहीं ना कहीं इस बात को भी दोबारा पुख्ता करता है कि कहीं ना कहीं कोई रणनीति बनाई जाएगी शायद कि वो क्या बोलें, कैसे बोलें, कब बोलें, क्यों बोलें और कितना बोलें। ये उनका अधिकार क्षेत्र है, इस पे ज्यादा मुझे विशेष टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन हाँ, जो भी एक प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल, प्रोग्रेसिव और एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन होता है, उसके लिए एक स्पीच सुनना पर्याप्त होता है अपनी टिप्पणी देने के लिए। अच्छा, अखिलेश जी का रिएक्शन आया, अखिलेश यादव जी का। उन्होंने कहा कि ये तो देश के चुनिंदा 5% लोगों के लिए बनाया गया बजट है, आम आदमी को कुछ नहीं मिलता इसमें। देखिए आज अगर आप देश के आम नागरिक की बात करें तो हमारे देश की लगभग 40 से 50% जीडीपी टियर 2, टियर 3 सिटीज से आती है। तो जब प्रधानमंत्री जी ने अपने बजट की घोषणा के बाद राष्ट्र को संबोधित किया और देश की युवा पीढ़ी को विशेष रूप से संबोधित किया, तो इस बात को आप झुटला नहीं सकते कि आज अगर 12 लाख करोड़ का कैपेक्स घोषित हुआ है जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, वो आम नागरिक को ही फायदा देगा। अगर हम कहते हैं कि सिटी इकोनॉमिक रीजन्स बनेंगे जिसमें एक वित्तीय आयोजन किया जा रहा है, तो वो बढ़ते शहर हैं जहां पर ग्रामीण अंचल का नागरिक भी आकर अपनी किस्मत आजमाना चाहता है, पॉपुलेशन जहां पर एक्सपैंड हो रही है। अगर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा हो रही है तो उस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का कहीं ना कहीं फायदा एक सामान्य नागरिक को भी हो रहा है। तो ये कहना गलत होगा कि सामान्य नागरिक के लिए कुछ नहीं है। टायर 2, टायर 3 सिटीज में सामान्य नागरिक ही रहता है। आज अगर रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए या सेल्फ हेल्प ग्रुप की 10 करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से और सशक्त करने के लिए सरकार अपना वित्तीय योगदान देती है, तो वो तो सामान्य परिवार की और गरीब अंचल की महिलाएं हैं जिनके लिए सरकार ये व्यवस्था कर रही है। तो मैं समझती हूँ कि अखिलेश जी विपक्ष के नेता होने के नाते उनकी ये भूमिका रहेगी कि वो बजट को एक नेगेटिव दृष्टिकोण से देखें, लेकिन सत्य जो है उसको झुटला नहीं सकते। प्रीति जी, हमने आपको डावोस में देखा, कुछ लोगों को हैरानी भी हुई कि स्मृति ईरानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किस लिए गई हैं, लेकिन फिर बाद में हमने खबर देखी कि आपने भारत में महिला उद्यमियों के लिए $20 लाख की कमिटमेंट वहां पर लोगों से ले ली। जरा बताइए इसके बारे में। नहीं, मैंने तो ये एक तो स्पष्टीकरण दे दूं कि मैं कोई सरकारी खर्चे से डावोस नहीं जाती हूं। मैं एक साधारण नागरिक के नाते भारत की उपलब्धियों में क्या इजाफा हो सकता है अथवा भारत के जो छोटे व्यापार से संबंधित लोग हैं और विशेषतः महिला उद्योग है, उसमें मैं अपनी क्या रचनात्मक भूमिका निभा सकती हूँ, उस दृष्टि से जाती हूँ। ये पहली बार नहीं गई हूँ। मैं डावोस में इनफैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 2015 में ही ग्लोबल लीडर अपॉइंट की गई थी, लेकिन तब मैं कैबिनेट में थी तो उस वक्त इस बात का उच्चारण करना मुझे उचित नहीं लगा। लेकिन मेरी ये कल्पना रही है, मेरा ये कहीं ना कहीं सौभाग्य रहा है कि मैंने $100 मिलियन के एक
कोष की घोषणा की, जिसमें मैंने जितने भी वहाँ पर संबंधित उस कार्य क्षेत्र से लोग थे उनसे कहा कि भारत के 300 शहरों में हम लोग कम से कम 1 लाख जो छोटा उद्योग करने वाली महिला उद्यमी हैं उनकी मदद करें, ताकि वो कम से कम मिड साइज कंपनीज हो सकें। मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी उस घोषणा को समर्थन मिला। प्रधानमंत्री मोदी का वर्षों से ये सपना रहा है कि आयुष की व्यवस्था के माध्यम से हम इंटरनेशनली ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे इन्वेस्टमेंट लेकर आए। एक $40 मिलियन का इन्वेस्टमेंट एक महिला उद्यमी के माध्यम से भारत में, विशेषतः विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत होगी। ये भी मैं सुनिश्चित कर पाए। एक नागरिक होने के नाते मेरा सौभाग्य है। नहीं, ये बहुत कमेंडेबल आपका इनिशिएटिव है स्मृति जी, और आप अपना लक्ष्य जो है जल्द पूरा करें, हमारी शुभकामनाएं आपको। और आपने बजट को बताया कि प्रधानमंत्री ने इसे फ्यूचरिस्टिक बजट सही करार दिया है, लोगों तक बजट की बारीकियां पहुंचाई। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए स्मृति ईरानी जी। नमस्कार। नमस्कार। स्मृति ईरानी को सुन रहे थे आप, और अब मैं आपको दिखाता हूं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। उन्होंने कहा कि पहली बार सरकार ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिससे भारत में बिग टिकट इन्वेस्टमेंट आएगी। ये पहली बार ऐसा कोई सरकार ने निर्णय लेने का साहस किया है कि जो विदेशी कंपनियां डेटा सेंटर्स भारत में लगाएंगी, और आप जानते हैं कि डेटा सेंटर भारत में लगना यानी बड़े मात्रा में निवेश आना। एक गीगावाट डेटा सेंटर पे 15 बिलियन यानी करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख करोड़ रुपए लगता है। अगर विदेशी कंपनियां भारत में आके डेटा सेंटर लगाती हैं और उससे विश्व भर में क्लाउड सर्विसेज देती हैं, तो उनको 2047 तक की टैक्स हॉलिडे दी गई। ये ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है, और मैं समझता हूँ इससे बड़े पैमाने पे भारत में निवेश आएगा, विदेशी मुद्रा आएगी, भारत में लोगों को नौकरी का साधन मिलेगा। उसके कारण हमारे ग्रीन एनर्जी, सोलर पावर हो, रिन्यूएबल पावर हो, न्यूक्लियर पावर हो, पंप स्टोरेज हो, बैटरी स्टोरेज हो, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, इस सब क्षेत्र में डिमांड बढ़ेगी, लोगों को कमाई होगी, आमदनी बढ़ेगी, और भारत की विदेशी मुद्रा की कमाई भी इससे बढ़ेगी। तो बहुत ही अहम निर्णय है और इसका लंबे अरसे तक भारत में अच्छा प्रभाव। पीयूष गोयल जी कॉमर्स मिनिस्टर हैं, और उनका जहां पर विशेष योगदान है देश के लिए अभी पिछले कुछ वर्षों में, खास तौर पर वो जो हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं अलग मुल्कों के साथ। तो आप देखिए 2021 से ये सिलसिला इंडिया मॉरिशस के एग्रीमेंट से शुरू होता है, फिर इंडिया यूएई, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एफ्टा, इंडिया यूके, इंडिया ओमान, इंडिया न्यूजीलैंड, और फिर अभी इंडिया यूरोपियन यूनियन। ये समझौते हो चुके हैं, और इसके अलावा जहां बातचीत चल रही है अभी वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया श्रीलंका, इंडिया पेरू, इंडिया चिली, इंडिया यूएसए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, जो अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द फाइनल हो जाएगा, इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन एफटीए यहां पर होने वाला है, इंडिया कोरिया के साथ का ट्रेड होने वाला है समझौता, और आसियान के साथ भारत का जो समझौता है उसका रिव्यू दोबारा किया जा रहा है। तो ये और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया कि खास तौर पर जो हमने ये समझौते किए हैं उनसे अलाइन करने के लिए भी पॉलिसीज को बजट में काफी कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। मेरे ख्याल से इस सरकार में पिछले 1 साल 2 साल में पीयूष गोयल जी ने ही सबसे ज़्यादा मेहनत की है काम करने के हिसाब से। जो डील्स आपने बताई वो भी, जो डील नहीं हो पाई उस पर भी उन्होंने बहुत काम किया। यूएस टैरिफ डील को लेकर पीयूष गोयल लगातार उस पर काम करते रहे, हालांकि उस पर बहुत कामयाबी नहीं मिली, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील हुई है वो बड़ी एक डील है, जिसका प्रधानमंत्री जी भी समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी ताकत उससे मिलेगी भारत को, खासतौर से ट्रेड में जिस तरह से काम किया गया है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जो टिप्पणी की है ना, वो फ्यूचरिस्टिक बजट के तौर पर वो शब्द इस्तेमाल ठीक किया गया है कि जो प्लान किया गया, जिसमें हम लोग बार बार कर रहे हैं ना, इसको मोटे तौर पे यदि आप हेडलाइन के तौर पे देखें तो मैं इसको एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली बजट के तौर पे देखता हूँ। ओके, मतलब कोई बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली है। जितने सारी चीज़ें हैं, चाहे वो एआई पर काम किया गया हो, एमएसएमई पर काम किया गया हो, टेक्सटाइल पर काम किया हो, बायोफार्मा पर काम किया हो, वो सभी के सभी एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली काम है। तो उससे कितना हमारे कोर सेक्टर्स हैं, ये कोर सेक्टर्स। अब एआई को इसमें से अलग कर दिया, बाकी तो हमारे टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन एआई पर बहुत काम अब होने वाला है बड़ा। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा पीछे हैं एआई के फील्ड में, लेकिन उसमें काम करने का सबसे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सेक्टर भी वो है।
उस पर कैसे काम होता है, इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो मैं इसको मोटे तौर पर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली के तौर पर देखता हूँ। हालांकि कोई बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट को लेकर कोई प्रोजेक्ट या प्लान बनाकर दिया गया हो, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं सर, इनको जमीन पर उतरने में कितना वक्त लगेगा? ये जो ईयू के साथ हुआ है या अभी अगर मान लीजिए अमेरिका के साथ डील हो जाती है, कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि अभी वक्त है इसमें। देखिए, इसमें तो वक्त लगता है। मज़ेदार बात है कि अब WTO जो हम लोग 90 के दशक में सुना करते थे कि WTO जो है वो एक ग्लोबल ट्रेड का रूल्स डिफाइन करेगा, और जिसके लिए बड़ा बवाल मचा पूरे देश में। भारत के अंदर भी स्वदेशी जागरण मंच उस समय खड़ा हुआ। अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है आज के दिन में बायलैटरल ही हैं, बायलैटरली ट्रेड ही आप डील कर रहे हैं, और मुझे लगता है इसको ज़मीन पर उतारने में तो समय तो लगेगा। अब जो जनरल सेक्रेटरी हैं यूएन के, उन्होंने मेंशन किया इंडिया ईयू डील का, और उन्होंने इसका स्वागत भी किया और कहा कि मल्टीलैटरलिज्म का ही दौर है अब ये जो इस वक्त चल रहा है, और सब देशों को ये इंटरकनेक्टिविटी जो है इसको बढ़ाना पड़ेगा, जो भारत काम कर रहा है।